Hello everyone, welcome to Exot Education. I am a physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting topic which is about electric charges and field. Basically ये हमारे क्लास 12th का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जिसे आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 12th फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन अगर आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यानी कुछ चार्जेस के बारे में जितने भी फिनोमिना होते हैं उन सभी को आज डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली एक बहुत ही छोटी सी अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये जो हमारा चैप्टर है ये फिजिक्स के किस ब्रांच में आता है, तो ये फिजिक्स के उस ब्रांच में आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर हम क्या क्या चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, तो इस ब्रांच के अंदर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम उन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जहां पे चार्जेस कहां है, रेस्ट पे होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैं लिख रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges at rest, in which we study about charges at rest। यानी चार्ज अगर हमारा रेस्ट पे है तब कौन कौन से फिनोमिना जनरेट होते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहां मैं लिख रहा हूं सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में। फिर जो दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फोर्स के बारे में, फोर्स बिटवीन चार्जेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चार टॉपिक हैं जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो ये जो चार टॉपिक है इसको दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो जो पहला चैप्टर है वो क्या हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो पहले चैप्टर के अंदर चार्जेस, फोर्स, फील्ड, इन सभी फिनोमिना को डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा चैप्टर है उसमें हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो ये सेशन है इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले चार्जेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं चार्जेस। ये चार्जेस क्या होता है, ध्यान से सुनना। चार्जेस क्या होता है, देख जैसे बहुत ही एक बेसिक सी बात बताऊं तो तुमने अपने अराउंड मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फिनोमिना तो देखे होंगे कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना कोई मैटर शो कर रहा है या कोई मैग्नेटिक फिनोमिना शो कर रहा है। वो रीजन क्या है, किसकी वजह से शो कर पा रहे हैं ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फिनोमिना, तो उसका रीजन है चार्ज। चार्ज ही वो रीजन है जिसकी वजह से कोई भी मैटर इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फिनोमिना शो कर पा रहा है। तो वो क्या है, चार्जेस। जैसे यहां देखो एक लाइन भी लिखी हुई है नीचे, Due to the charges, a matter produce and experience an electric and magnetic effect। एक मैटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है या उसको क्यों फील कर पा रहा है, इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि उसके पास क्या है, एक चार्ज। या दूसरा डेफिनेशन ये भी कह सकते हो, ठीक है, चार्जेस क्या है, चार्जेस एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो बिल्कुल लास्ट प्रॉपर्टी होती है, इसके बाद की चीजों के बारे में हमें नहीं पता होता है। तो चार्जेस आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। जैसे देखो एक ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक अट्रैक्शन या रिपल्शन टाइप का कोई फोर्स लग रहा है। तो इसके पीछे भी अगर कोई रीजन है तो वो चार्ज एक रीजन
हो सकता है, ठीक है। यानी चार्जेस की वजह से ही काफी सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स का एक अलग नाम होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? इट इज ऑल ड्यू टू द चार्जेस, ठीक है। अब थोड़ा और बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब भी वर्ड चार्ज आ जाता है हमारे दिमाग में, तो चार्ज वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में दो नाम आ जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ही सुनते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में दो नाम और आ जाते हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हीं सब बातों को। चार्जेस के टाइप, तो देखो चार्जेस के दो टाइप होते हैं, एक चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है भाई हमारा नेगेटिव चार्ज। ये तो पता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर जैसे ही सुनते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में क्या आता है? एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं प्रोटॉन, ठीक है। और नेगेटिव सुनते ही हमारे दिमाग में क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज पार्टिकल? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। कैसा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो यहां डेफिनेशन लिखी हो, क्या लिखिए? पॉजिटिव को क्या कहा गया है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। और नेगेटिव को क्या कहा गया है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी समझते हैं डिटेल में। जैसे मान लो हमें ये तो पता है कि अगर हमारे पास कोई एटम है तो एटम क्या होता है? तो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि उसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास कोई बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल। मैंने कहा इसके ऊपर 100 पॉजिटिव चार्ज है और 100 नेगेटिव चार्ज। तो जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, दोनों ने एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट किया और ये बॉडी कैसी हो गई भाई? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जरा ये सोचो क्या कि भाई मैंने यहां से क्या कर रहा हूं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दे रहा हूं। मैं मान लो 20 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां से बाहर निकाले, ठीक है। अब अगर मैं यहां से 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं तो क्या हुआ? 100 पॉजिटिव है और 80 यहां पे क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। क्लियर? यानी यहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। हो गई क्या? अब ये बॉडी तुम्हें कैसा दिखाई देगा? तो अब ये बॉडी तुम्हें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दिखाई देगा। क्या? क्योंकि 100 पॉजिटिव थे और 80 नेगेटिव थे, तो 100 पॉजिटिव में से 20 पॉजिटिव तो बच गए ना, क्योंकि 80 नेगेटिव ने 80 पॉजिटिव को कैंसिल आउट किया। तो 20 यहां पे जो पॉजिटिव है वो बच गए। तो उसकी वजह से ये बॉडी कैसा हो रहा है भाई? पॉजिटिवली चार्ज शो करेगा। तो बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर कब शो किया? जब यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हुई। 20 इलेक्ट्रॉन तुमने बाहर निकाला तभी तो बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज शो किया ना। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है भाई? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर तुम किसी बॉडी से बाहर निकाल रहे हो तो बॉडी कैसी हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। क्लियर? बात आई समझ में? चल अब थोड़ा नेगेटिव चार्ज के बारे में समझते हैं। अब जरा उल्टा सोचो, मान लो ये जो बॉडी था हमारे पास जिसके ऊपर 100 पॉजिटिव और 100 नेगेटिव, तो पता है क्या करना है भाई हमें? अब यहां पे 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव, मैंने यहां से बाहर से मान लो 20 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। क्या किए? बाहर से 20 इलेक्ट्रॉन डाले। तो जब मैंने यहां पे बाहर से 20 इलेक्ट्रॉन डाले तो अब क्या हुआ? इस पे 100 पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव कितने चार्ज हो गए? 120 हो गए। क्या? यानी यहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव को कैंसिल आउट करेगा, लेकिन 20 नेगेटिव तो बच गए ना यहां पे। यानी अब ये बॉडी कैसा शो कर रहा है भाई? नेगेटिवली चार्ज शो कर रहा है। क्या? यानी अब इस बॉडी ने कैसा शो किया? नेगेटिवली चार्ज शो किया। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज शो कर रहा है, ये कब कर रहा है? जब यहां पे क्या हुआ? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। यानी जब यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई इस बॉडी पे, तो इस बॉडी ने कैसा चार्ज शो किया भाई? नेगेटिवली चार्ज शो किया। क्लियर? तो यही यहां पे लिखा है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उस बॉडी पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है,
इस पेन को मुझे क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है, या कोई भी बॉडी, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करो, बाहर निकालो। और अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करो, वहां पे इलेक्ट्रॉन दे दो, यानी कि वहां से नेगेटिव चार्ज दे दो, बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर, बात आई समझ में? ठीक है। अब चार्ज की अगर यूनिट की बात करूं तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ये तो हमें पता ही है बहुत अच्छे से। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, इसका सिंबल क्या होता है, सी होता है। ठीक है, अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि भाई बार बार इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर की बात हो रही है ना, कि भाई या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो या इलेक्ट्रॉन दे दो बॉडी को। भाई पॉजिटिव चार्ज भी तो निकाल सकते हैं या पॉजिटिव चार्ज भी तो हम दे सकते हैं, तो उसका रीजन समझो कि मैं बार बार इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं बोल रहा हूं। तो हमें यह पता है, जैसे अगर मैं एक एटम की बात करूं तो इस एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रोटॉन कहां है, न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन कहां है, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन दोनों में से निकालना किसे इजी है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इजी होता है। तो हमेशा जब चार्ज ट्रांसफर की बात करते हैं कि बॉडी से चार्ज निकाल लिया, बॉडी को चार्ज दे दिया, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन है, वो कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो उसे निकालना हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं होता, उतना इजी नहीं होता जितना कि इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। क्लियर? तो जब भी अगर बॉडी में चार्ज ट्रांसफर की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन दे दो बॉडी को, बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लो बॉडी से, बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। चलो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्जेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो भाई चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली चार्ज क्या है भाई, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है, ना ही तो अगर हमारे पास बहुत सारे सिस्टम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल चार्ज निकालने के लिए तुम्हें किसी भी तरीके का वेक्टर एडिशन फॉलो करना है, कुछ नहीं। तो चार्जेस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब यह है कि मैंने कहा मेरे पास ये सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, बहुत सारे। तो जो Q टोटल होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी जितने भी चार्जेस सिस्टम पर उनको सिंपल ऐड कर दो, सिंपल अलजेब्रिक सम कर दो, यू विल गेट द टोटल चार्ज। कोई यहां पे वेक्टर एडिशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो चार्जेस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कि उसके पास कोई डायरेक्शंस वगैरह नहीं है, सिंपल मैग्नीट्यूड है और इसका सम भी सीधा सीधा अलजेब्रिक सम होता है। दूसरा क्या है, चार्जेस इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्जेस जो होते हैं वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर? ऑब्वियसली चार्ज होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो चार्जेस कैसी क्वांटिटी है भाई, ट्रांसफरेबल है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, कि चार्जेस जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं, यानी चार्जेस को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्जेस क्या है, पूरी तरीके से कंजर्व। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो होता क्या है, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। क्लियर? या एक चीज और भी कह सकते हो कि अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि मान लो मैंने कहा ये कोई सिस्टम है और ये आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड का मतलब ये होगा ना तो बाहर से कोई चार्ज अंदर आएगा ना अंदर से कोई चार्ज बाहर आएगा, तो उसे कहते हैं आइसोलेटेड। क्लियर? अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है उसे भी देखो। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये कोई सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस ले लिए, मान लो 4 चार्जेस लिए, ये 2 कूलम, ये 3 कूलम, ये 4 कूलम और ये 5 कूलम का चार्ज। ठीक है? तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा भाई, ऐड करो, 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 5 कूलम, तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 कूलम। तो इस सिस्टम के ऊपर कितना है भाई, 14 कूलम चार्ज। और ये सिस्टम कैसा, आइसोलेटेड है, यानी ना तो अंदर से कोई चार्ज बाहर जा रहा है ना बाहर से कोई चार्ज अंदर आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इसे डिस्टर्ब कर दिया। ये जो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम था, सिस्टम को मैंने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। तो डिस्टर्ब करने पे क्या हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ, ये चार्जेस आपस में कोलाइड होंगे, तो इनके बीच में अंदर जो ये चार चार्ज पार्टिकल दिख रहे हैं,
इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर हुआ और चार्ज के ट्रांसफर होने की वजह से जो ये वाला चार्ज था ना यहाँ पे, ये मान लो हो गया 3 कूलम का, ये मान लो हुआ 6 कूलम का, और ये मान लो हुआ 1 कूलम का, और ये जो चौथा चार्ज है वो मान लो x कूलम का है। यानी नहीं पता कितने कूलम का, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है, कि ये जो चौथा चार्ज पार्टिकल है वो कितना हुआ होगा। जब इसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो डिस्टर्ब करने से अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। तो चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद जो नए चार्जेस है उनके कितने, 3 कूलम, 6 कूलम, 1 कूलम, और चौथे वाले पे नहीं पता कितना, उसे फाइंड करना है। लेकिन मुझे ये पता है कि सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड। तो अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, सॉरी, चार्ज ना तो अंदर से बाहर आया होगा ना बाहर से कोई अंदर गया होगा, यानी टोटल चार्ज कांस्टेंट रहा होगा। तो मुझे पता है इसके ऊपर Q टोटल जो होगा वो कितना होगा, 14 कूलम ही रहा होगा, ठीक है। तो यहां का चार्ज कितना, 3 कूलम, फिर 6 कूलम, 1 कूलम, फिर x कूलम बराबर 14 कूलम। तो 6 और 3 9, 9 और 1 10 कूलम प्लस x कूलम बराबर 14 कूलम। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 14 माइनस 10 यानी कि 4 कूलम। यानी जो ये चौथा चार्ज पार्टिकल था, अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, 4 कूलम का चार्ज आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या कह रही है, चार्जेस इज क्वांटाइज्ड। यानी चार्ज जो होते हैं ना किसी बॉडी के अंदर क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कि एक फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब होता है फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। यानी किसी बॉडी के अंदर चार्जेस भी होते हैं वो एक फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है इसे बाद में समझेंगे, पहले बात बताओ मुझे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यानी प्रोटॉन से छोटा कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। लेकिन खास बात यह है कि इन दोनों की जो वैल्यू है, इनके जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो सेम होता है। यानी जितना चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। क्लियर। दोनों का नेचर अलग है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और इसे कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहा जाता है। क्लियर। यानी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इतना होता है। चलो अब एक छोटी सी बात समझो मेरी, मैंने कहा एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 100 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। तो तुम ये कहोगे भाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज। तो इस सिस्टम के ऊपर है कितने इलेक्ट्रॉन, 100। तुमसे क्या पूछा है, टोटल चार्ज। तो तुम क्या करोगे, इसे 100 से गुना करोगे, नहीं करोगे। तो 100 से गुना करते ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा, यानी Q मिल जाएगा। तो Q इक्वल्स टू कितना आया, 1.6 इंटू, जब सॉल्व करोगे 10 की पावर 2 बन जाएगा क्या ये, और माइनस 19 है तो 10 की पावर माइनस 17 कूलम। तो इस सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज कितना आया, टोटल चार्ज आया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम। वही यहां पे लिखा हुआ है देखो, Q इक्वल्स टू क्या है, प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस हमें पता ही है, या तो चार्ज कोई क्या कर रहा होगा, किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी बॉडी कैसी बन रही है, पॉजिटिवली चार्ज। तो उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस साइन हम लगाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे n क्या है, तो n होता है भाई हमारा इंटीजर, 1 2 3 4 5 6
और E क्या होता है, तो E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो Q क्या दे रहा है, Q दे रहा है भाई हमें, क्या दे रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। उसका फॉर्मूला क्या है, N इंटू ई। N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को E से मल्टीप्लाई कर दो, यानी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाता है भाई, टोटल चार्ज। क्लियर? तो ये था तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है, बात आई समझ में? अब यहां एक चीज ध्यान रखना, n होता है इंटीजर, यानी n जो होगा ना, n क्या होता है तुम्हारा, n हमेशा इंटीजर होगा, फ्रैक्शन में, पॉइंट में नहीं होगा। प्लस माइनस वन हो सकता है, प्लस माइनस टू हो सकता है, प्लस माइनस थ्री हो सकता है, प्लस माइनस फोर हो सकता है, ये हो सकता है ना भाई। अगर किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ढाई, साढ़े तीन, साढ़े चार, पौने पांच, ये नहीं होगा। क्लियर? यानी पूरे इंटीजर फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। क्लियर? और यहां साइन में क्या लगा सकता हूं, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही अच्छे से है ना, क्या कि बॉडी पे इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो बॉडी कैसी चार्ज हो रही है, नेगेटिवली चार्ज, और बॉडी पे इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो बॉडी कैसी हो रही, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस साइन हम डिसाइड कर। क्लियर है? तो ये है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पता लगा, Q बराबर है नहीं, N इज द नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, और E क्या होता है, चार्ज ऑन वन चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो होता है, ठीक है। और N कभी भी फ्रैक्शन में या कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, N ऑलवेज इंटीजर, हमेशा इंटीजर होगा। क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे तुम्हें चार स्फेरिकल बॉडी दिख रहे हैं क्या, और इन चारों स्फेरिकल बॉडी के ऊपर चार्ज दिया, ये जो चार्ज है टोटल चार्ज यानी Q दिया हुआ है सबका। ये पहला जो स्फेरिकल बॉडी है उसके ऊपर चार्ज कितना है, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। दूसरे वाले के ऊपर कितना है, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तीसरे के ऊपर कितना है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और चौथे के ऊपर कितना है, 20 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है, तो बात आई समझ में। तो ये चार बॉडी है और इन चारों बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज दिया हुआ है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ो ऊपर, डज द गिवन चार्ज एग्जिस्ट ऑन द बॉडी, यानी जो दिए हुए चार्ज है कि बॉडी के ऊपर ये चार्ज दिया हुआ है, ये एग्जिस्ट करेगा भी नहीं करेगा, ये चेक करो। तो ये चेक करने के लिए हम कहां जाएंगे, हमें बताना है Q बराबर N, तो N इक्वल्स टू क्या होगा, N इक्वल्स टू होगा Q बाई E, यानी N निकालो। और N कैसे निकालोगे, जो टोटल चार्ज है उसको किससे डिवाइड कर दो, E से। E क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर इन दोनों को डिवाइड करने पे तुम्हारा जो N है अगर वो इंटीजर आता है 1 2 3 4 या -1 -2 -3, तब तो वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में आए या पॉइंट में आए, ठीक है, तब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो अब देखते हैं, पहला क्या है, Q की वैल्यू कितनी है, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। डिवाइड करते हैं 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कैंसर, 1.6 को 4.8 से करेंगे, क्या आ गया, 3 आ गया क्या। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे, सॉरी N की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो N की वैल्यू अगर 3 है तो 3 तो एक इंटीजर है, यानी ये तो एग्जिस्ट करेगा, ये पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरे वाले को भी करो, दूसरा वाला क्या है, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये Q है, Q को किससे डिवाइड करना है, E से। E कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, मुझे क्या मिलेगा, N। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 1.6 को 6.4 से करो, कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहां भी जो N की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी ये भी एग्जिस्ट करेगा, सही है बिल्कुल। तीसरा क्या दिया हुआ है भाई, यहां पे भी Q N बराबर क्या आएगा, Q अपॉन E आएगा। तो Q की वैल्यू कितनी दी है, 3.2 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कैंसिल, तो ये कैंसिल होकर कितना आया, 2 आया। तो N की वैल्यू कितनी आई है, 2 आ गई क्या। तो N की वैल्यू 2 आई, यानी ये भी इंटीजर है, यानी ये भी एग्जिस्ट कर, यानी पहले दूसरे तीसरे इन तीनों स्फेरिकल बॉडी पे जो दिए हुए चार्ज है वो एग्जिस्ट कर। चौथे का देखते हैं, तो चौथे का मैं यहां कर रहा हूं, N बराबर Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर 19। इसे कैंसिल किया। अब देखो यहां पे फंस गई बात,
ये 20, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता भी हूं तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, 200/16। तो 200/16 को डिवाइड भी करूंगा तो पूरी तरीके से ये नहीं कटेगा, इंटीजर नहीं मिल रहा है। यानी यहां पे जो n है हमारा वो इंटीजर नहीं है। अगर n इंटीजर नहीं है तो यहां पे ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी जो चौथा स्फेरिकल बॉडी है उस बॉडी पे जो दिया हुआ चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां का जो n है वो क्या है भाई, वहां का n इंटीजर नहीं है। बात आगे समझ में क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टी की तरफ। तो और प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने से पहले क्या दिख रहा है भाई, लाइक पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता ही है कि अगर मान लो दो लाइक चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। लेकिन यही अगर अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? बात है समझ में? नेक्स्ट देखो क्या है, चार्जेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब ये चीज ध्यान, चार्जेस जो होते हैं ना हमेशा मास के साथ ही आते हैं। अगर मैंने कहा कि मान, यहां समझो, मैंने कहा कि मान लो कोई बॉडी, इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है तो वहां पे मास का भी ट्रांसफर होता है। क्लियर? बात है समझ में? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास अपना मास भी तो है। तो अगर एक बॉडी को छोड़ के इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो अपने साथ अपना मास भी ले जाएंगे। तो चार्जेस के साथ कौन आ गया भाई, मास भी आ गया। यानी चार्जेस जो होते हैं ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास होते हैं। यानी मास, चार्जेस ऑलवेज कम विद द मास। अगर चार्ज आ रहा है बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर तो अपने साथ वो कुछ ना कुछ मास भी लेके आएगा। क्लियर? लेकिन हाँ, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर चार्ज ट्रांसफर करते हो, सॉरी मास ट्रांसफर करते हो, तो चार्ज का ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? ये चीजें ध्यान रखना। तो ये थी तुम्हारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज व्हाटएवर इट्स स्पीड। यानी चार्ज जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो मेरे हाथ में चार्ज है, अभी मैं चार्ज को लेके खड़ा हूं, मान लो मेरे हाथ में जो चार्ज है वो 2 कूलम का चार्ज है, और इस 2 कूलम चार्ज को लेके मैं खड़ा हूं, या 2 कूलम चार्ज को लेके मैं भागना शुरू कर दूं, ठीक है, रनिंग करना स्टार्ट कर दूं, तो भी वो चार्ज 2 कूलम का ही रहता है। यानी कि जो चार्ज होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। तो क्या लिखा है, चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्जेस ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज व्हाटएवर बी इट्स स्पीड। ठीक है, स्पीड से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चार्जेस को कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो 2 कूलम का चार्ज है तो 2 कूलम का चार्ज अगर तुम रेस्ट पे हो तो भी वो 2 कूलम का ही रहेगा, उसे लेके भगना शुरू कर दो तो भी वो 2 कूलम का ही रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। देखो अब इसको ऐसे समझो, इसमें 3 केसेस जनरेट करते हैं। मान लो ये कोई चार्ज है और ये जो चार्ज है ये रेस्ट पे, तो अगर कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। और अगर वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो 2 फिनोमिना जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और तीसरा क्या है, अगर मान लो चार्ज मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, लेकिन यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा
मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा और साथ के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाते हैं। और क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाते हैं। क्लियर? तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखना है, ये तीनों केसेस। चार्जेस अगर रेस्ट पे है, चार्जेस का अगर मान लो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, या अगर चार्जेस क्या कर रहा है भाई, किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है बट वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये तीनों कंडीशन तुम्हें ध्यान रखना। चल बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। और आगे बढ़ते ही अब चार्जेस की प्रॉपर्टी के बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है मेथड ऑफ चार्जिंग। यानी कोई अनचार्ज बॉडी है और उस अनचार्ज बॉडी को क्या करना है? चार्ज करना है। तो उसको चार्ज कैसे करेंगे, अब उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो क्या आता है भाई? बाय फ्रिक्शन। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? बाय फ्रिक्शन। तो बाय फ्रिक्शन वाला जो मेथड है, यानी फ्रिक्शन से अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो आप इंसुलेटर को ही चार्ज कर सकते हो। यानी बाय फ्रिक्शन वाला जो तरीका है वो किसके लिए है भाई? ये इंसुलेटर के लिए। ध्यान रखना, कंडक्टर के लिए नहीं, किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। अब बाय फ्रिक्शन में होता क्या है? एक बॉडी है, मान लो ये मेरे दोनों हाथ है, कोई एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ क्या करो? रब करो। तो जब किसी दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो क्या होता है? किसी एक बॉडी का फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वहां से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो जब किसी बॉडी को हम रब करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गए। अब अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो खुद ही सोचो क्या होगा? जहां से ट्रांसफर हुए वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी वो बॉडी क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। और जहां पे इलेक्ट्रॉन चले गए वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो बॉडी कैसी? नेगेटिवली चार्ज। यानी पहले दोनों अनचार्ज बॉडी तुमने रब करा, रब करने से फ्री इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और फ्री इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से क्या हुआ? एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। क्लियर? तो ये होता है बाय फ्रिक्शन मेथड से एक इंसुलेटर को चार्ज करने का तरीका। क्लियर? बात आई समझ में? देखो यहां पे एग्जांपल के लिए एक डायग्राम भी बना हुआ है, डायग्राम को ध्यान से समझो। डायग्राम में क्या है कि भाई हमारे पास ना एक क्लॉथ है, अनचार्ज क्लॉथ है, ठीक है, और वहां पे एक प्लास्टिक की रॉड है जो वो भी इनिशियली अनचार्ज है। तुमने प्लास्टिक के रॉड को और वो जो हमारे पास एक क्लॉथ था उसको आपस में रब किया तो क्या हुआ? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखो, खुद ही देखो यहाँ पे जो हमारा रॉड था, प्लास्टिक रॉड, उसके ऊपर कैसे चार्ज आ गए? पॉजिटिव चार्ज आ गए। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन गए होंगे। और ये क्लॉथ के ऊपर कैसे चार्ज आ गए? नेगेटिवली चार्ज आ गए, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन आए होंगे। क्लियर? यानी इसके पास क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इसके पास डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्लियर? बात आगे समझ में? ठीक है, तो ये हमने पहला मेथड कर लिया, किसका? फ्रिक्शन का। अब दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। तो दूसरा मेथड है हमारा इंडक्शन का। एक इंडक्शन वर्ड का मतलब तुम्हें पहले ही बता देता हूं। इंडक्शन का मतलब होता है किसी को बिना टच किए हुए ही चार्ज कर देना, यानी यहां पे नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट। यानी जिस भी दो बॉडीज को आप चार्ज करने जा रहे हो या जिस बॉडी को चार्ज करने जा रहे हो उस बॉडी का किसी दूसरे बॉडी के साथ कोई एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होगा। ऐसे फ्रिक्शन में तुमने रब किया दोनों बॉडी को, यहां पे एक्चुअल कांटेक्ट हुआ। और इंडक्शन में नो एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज, बिना कांटेक्ट के चार्ज करेंगे। अब देखो होता क्या है, होता यह है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले ली, ठीक है, और यहां पे एक अनचार्ज बॉडी ले ली। ध्यान से समझना, एक अनचार्ज बॉडी है, उसके बगल में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रख दिया। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगा? इस अनचार्ज बॉडी का मतलब ये थोड़ी कि चार्ज नहीं है, चार्ज है इसके पास, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रखा है, इसलिए इसके ऊपर नेट चार्ज हमें 0 दिख रहा है। क्लियर? तो ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने क्या करा कि भाई इस बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस थे उनको अट्रैक्ट करके इस एंड पे अट्रैक्ट कर लिया, सबको इस एंड पे खींच लिया, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके, धक्का देके दूसरे वाले किनारे पे भेज दिया। हाँ, इससे बाहर नहीं भेज सकता क्योंकि एयर है, और एयर के अंदर तो हमें बताइए चार्ज नहीं जा सकता ना,
तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिवली चार्ज आ गया क्या, यानी यहाँ पे पोल जनरेट हो गया। क्या हुआ, एक पोलर बन गया, पोल जनरेट हुआ। इसके बाद अगले स्टेप में क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव एंड बन चुका है और ये पॉजिटिव एंड बन चुका है, इसे कनेक्ट कर दिया किसके साथ, अर्थ के साथ, ठीक है। और हमें पता है अर्थ इज एन ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे और करंट जो है वो नीचे ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं तो धीरे धीरे जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता रहेगा भाई, न्यूट्रल होता रहेगा क्या, यानी जो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये धीरे धीरे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया भाई, न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल होने के बाद क्या हुआ, इस बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ कैसे चार्जेस बचे, नेगेटिव चार्ज बचे। और नेगेटिव चार्ज बच गए, उसके बाद तुम अपने ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था उसको हटा भी दोगे ना तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव को कैंसिल आउट करने के लिए पॉजिटिव नहीं है, तो जब इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई पॉजिटिव नहीं है तो इसके ऊपर सिर्फ कौन सा चार्ज हमें दिखेगा, नेगेटिव चार्ज दिखेगा। क्लियर, बात आई समझ में। चलो, तो ये तो हो गया हमारा बाय इंडक्शन। अच्छा, इसमें एक और तरीका है, अगर तुम्हें अर्थ से भी कनेक्ट नहीं करना तो उसका भी एक तरीका, उसे भी समझो। मान लो मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, और यहां पे मान लो मैंने दो स्फीयर, एक नहीं दो स्फीयर, और दोनों स्फीयर बिल्कुल एक दूसरे चिपके हुए, कॉन्टैक्ट है दोनों, ठीक है। अब मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस एंड पे आ गए और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इस वाले एंड पे आ गए। आगे क्या, उसके बाद दोनों को सेपरेट कर दो। तो जब दोनों को सेपरेट कर दोगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिवली, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया। क्लियर, तो ये भी एक तरीका है। तो ये हो गया इंडक्शन। नेक्स्ट क्या आता है भाई हमारा, कंडक्शन। अब कंडक्शन जो होता है वो ध्यान रखना, इसमें बॉडी के बीच में एक एक्चुअल कॉन्टैक्ट बनता है। क्या बनता है, बॉडी के बीच में एक एक्चुअल कॉन्टैक्ट बनता है। अब एक्चुअल कॉन्टैक्ट बन रहा है, लेकिन ये किसके लिए, कंडक्शन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी हमारा बॉडी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो कंडक्टर होना चाहिए। तो कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे दो स्फेरिकल बॉडी ले ली, ठीक है, दो स्फेरिकल बॉडी ले ली, सेम शेप और साइज की बॉडी ली है। इसमें से एक बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरी बॉडी क्या है, अनचार्ज्ड, ठीक है, दूसरी बॉडी क्या है, अनचार्ज्ड। तो अगर अनचार्ज बॉडी है तो यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होगा। क्लियर, तो यहां से जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इस बॉडी मान लो ए से किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, बी में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब सोचो क्या हो रहा होगा, जो हमारा बी बॉडी जो पहले पॉजिटिवली चार्ज है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्या, तो धीरे धीरे उसमें नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इससे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ती रहेगी। बढ़ती रहेगी क्या, ये कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, दोनों का जो चार्ज ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। और रुकने के बाद जब दोनों को तुम अलग करोगे तो दोनों के ऊपर देखोगे कैसा चार्ज हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ, इस बॉडी के ऊपर या जो यानी जो बी बॉडीज था उसके ऊपर क्या था भाई, पहले के कंपैरिजन में कम पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, और ए के ऊपर ऑब्वियसली पहले जीरो चार्ज था, कोई चार्ज ही नहीं था, तो चार्ज बढ़ गया। तो इस तरीके से दो कंडक्टर को हम अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करते हैं, किस मेथड से, कंडक्शन मेथड से। क्लियर, तो ये चीजें ध्यान रखना। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लो और एक अनचार्ज बॉडी लो, दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में ले। तो कांटेक्ट में लाने से क्या होगा, ये जो अनचार्ज बॉडी है वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके किसमें चले जाएंगे, जो चार्ज बॉडी है वहां चले जाएंगे, और फिर धीरे धीरे दोनों क्या हो जाएंगे, चार्ज बॉडी हो जाएंगे। क्लियर, बात आई समझ में। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना होगा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो काफी इंपॉर्टेंट। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, और दूसरा अनचार्ज बॉडी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कितना है, 0। अब मैंने क्या किया कि दोनों को कांटेक्ट में लेके आया, दोनों का शेप और साइज बिल्कुल सेम है, तो मुझे पता है इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। लेकिन जब दोनों को कांटेक्ट में लेके आऊंगा तब भाई दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो चेंज होगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद जब मैं दोनों को अलग करूंगा, सेपरेट करूंगा ना, तो दोनों अब चार्ज बॉडी बन चुके हैं, है ना।
यहाँ पे एक कैसी बॉडी है, अनचार्ज बॉडी। यहाँ पे ट्रांसफर हुआ किसका, चार्ज का, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और यहाँ पे दोनों कैसी बॉडी बन गई, सीबी यानी कि चार्ज बॉडी बन गई। क्या, अब चार्ज बॉडी बन गई तो दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, तो ध्यान दो, मैं यहां पे नोट लिख रहा हूं, नोट, इफ शेप एंड साइज of a body is same, then charges will be equal। अगर उन दोनों बॉडीज का शेप और साइज सेम है ना, तो दोनों के ऊपर जब फाइनली कांटेक्ट के बाद अलग करोगे तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज होंगे। अब वो सेम चार्ज कितने होंगे, तो भाई पहले इसके ऊपर चार्ज कितना था, Q था क्या, तो अब इसके ऊपर भी कितना होगा, Q/2, आधे आधे हो जाएंगे Q/2। ये कैसे निकालते हैं, एवरेज कर लेते हैं। एवरेज कैसे, भाई इसके ऊपर इनिशियली चार्ज कितना है Q, और इसके ऊपर इनिशियली चार्ज कितना है 0, तो एवरेज का मतलब Q + 0/2, Q + 0/2, तो Q + 0 का मतलब कितना हुआ, Q/2 ही तो हुआ, Q/2। क्लियर, बात आई समझ में। तो अगर दो शेप और साइज सेम बॉडी को आपस में कंडक्टर है, दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हो तो वहां पे चार्ज का ट्रांसफर होगा, और दोनों को जब अलग करोगे दोनों चार्ज बॉडी हो जाएंगे, और दोनों के ऊपर चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, आधे आधे दोनों पे बढ़ जाते हैं। क्लियर, बात आई समझ में, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिजिक्स की ब्रांचेस है, ब्रांच है, इसमें कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है वो जान लिया आज हमने। ठीक है, आज 12th की हमारी पहली क्लास थी, ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें हम सारे टॉपिक के बारे में जान लिए, और साथ के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे सिलेबस का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसको भी स्टार्ट कर दिया हमने। और इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, चार्जेस को कंप्लीट पढ़ लिया, और मेथड ऑफ चार्जिंग जो हमारे पास 3 मेथड जो हमारे सिलेबस में है उसको भी हमने आज बहुत अच्छे से कवर कर लिया। तो आई होप कि आज का सेशन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और आज का सेशन अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। और आज की जो क्लास हुई है उसका जो नोट्स है, उसकी जो पीपीटी है, आपको कहां मिलेगी, आपको बताइए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ये प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर पीपीटी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जल्दी से जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर ले, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई डाउट वगैरह हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी हमसे पूछ सकते हो, या कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय।